नमस्कार, द फॉलो अप के रोजाना के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ इस लाइव डिस्कशन में मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। तो क्या एनडीए युवाओं के सहारे झारखंड में सत्ता में वापस लौटने का प्रयास कर रही है? बीजेपी ने पहले युवा आक्रोश रैली किया मोराबादी मैदान में, और आज आजसू पार्टी जो एनडीए का माना जा रहा है कि इस बार हिस्सा होकर के ही चुनाव लड़ने जा रहा है, आजसू के तरफ से झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा रांची के प्रभात तारा मैदान में किया गया। बोला यह जा रहा है कि तकरीबन 20 से 25 हज़ार की संख्या में जो है युवा वहां पर मौजूद हुए, एकजुट हुए, और इस कार्यक्रम के जरिए जो है सुदेश महतो मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार पर हमलावर दिखे और उन्होंने बाकायदा एक बात कही कि इस सरकार के पास न नीति है, न नीयत है और ना ही विश्वसनीयता है। और ये जो 3 बिंदु हैं उस पे ना सिर्फ आजसू और आजसू के नेता सुदेश महतो बल्कि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री और जो झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी झारखंड दौरे पे हैं। और ठीक इसी तरीके का सवाल, विश्वसनीयता का सवाल जो है हेमंत सोरेन के ऊपर उन्होंने उठाया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि हेमंत सोरेन की सरकार जो मौजूदा घोषणाएं कर रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए है। शिवराज सिंह चौहान का यह तर्क है कि हेमंत सोरेन 5 सालों में जब कुछ नहीं कर पाए तो चुनाव में जब महज 20 दिन से 25 दिन का वक्त बचा है तब जबकि कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, ऐसे में आनन फानन में ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वोट पाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान जब यह बोल रहे थे तो उनको भी मालूम है कि 2023 में जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन था, ठीक उसी साल मार्च के महीने में शिवराज सिंह चौहान बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने लाडली बहना योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में की थी। और माना यही जा रहा है कि तब जबकि मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी, बोला यह जा रहा था, पूरे देश भर में दावा यह किया जा रहा था कि इस बार जो है बीजेपी वहाँ सत्ता में वापस नहीं लौटेगी। लेकिन लाडली बहना योजना को बीजेपी के जीतते ही जो है ना सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जो है इस योजना को क्रेडिट दिया। और ऐसे में वो शिवराज सिंह चौहान जो चुनावी वर्ष में अपने स्टेट में लाडली बहना योजना को उन्होंने लॉन्च किया था, वो झारखंड में होने वाले चुनाव से पहले यहाँ की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार को उनकी नई योजनाएं और नई घोषणाओं पे जो है सवाल उठा रहे हैं और यह बोल रहे हैं कि हेमंत सोरेन जो है वो अब अविश्वसनीय हैं क्योंकि 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसी बिंदुओं पे जो है आज हम लोग बातचीत करेंगे कि चौतरफा हमला जो है एनडीए के तरफ से हेमंत सोरेन के ऊपर हो रहा है और एनडीए ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि वो यूथ को पकड़ करके चुनाव में जाएगी। बीजेपी ने भी सबसे पहले युवा आक्रोश रैली किया और अब यानी कि आज आजसू ने झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा जो है यूथ मोर्चा के द्वारा ही जो है किया। और सुदेश महतो और शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी आजसू के नेता जो है लगातार हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं। तो सबसे पहले आज का जो कार्यक्रम हुआ आजसू का, उस पर बातचीत करते हैं और सनी से सवाल पूछते हैं कि सनी, एक जो ताकत दिखाने की कोशिश की गई आजसू पार्टी के तरफ से आज प्रभात तारा मैदान में, अच्छी खासी भीड़ भी थी, युवाओं की फौज वहाँ पे जुटी, वहाँ पे फॉलो अप झारखंड पे कई सारी स्टोरी भी चल रही है, लाइव कवरेज भी हम लोगों ने किया, तमाम जो दर्शक हैं फॉलो अप के वो देख रहे होंगे। क्या युवाओं के जरिए ही हेमंत सोरेन को सवालों के कटघरे में घेरे में लाया जा सकता है? क्योंकि नाराज़गी सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो वह युवा है, क्योंकि मैया योजना के जरिए तो हेमंत सोरेन ने युवतियों को, महिलाओं को एक तरीके से
साध लिया है? देखिए, सुदेश महतो खुद हमेशा युवा नेता के तौर पे ही जाने जाते हैं और उनका फोकस रहता है कि युवाओं के मुद्दे पर जो है टिक कर काम करना है। या आप जब कभी भी आप देखिए रांची में कार्यक्रम ऐसा होता है तो उसमें ज़्यादातर कोशिश होती है कि युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। अभी पिछले दिनों जो रांची के मोरहाबादी मैदान में 2-3 दिनों तक लगातार जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें कोशिश की गई थी कि अलग अलग जो है वर्ग के लोगों को शामिल करके, अलग अलग तरह के लोगों को शामिल करके, बुद्धिजीवी मंच, किसान मंच, तरह तरह के लोगों को शामिल करके हर एक के विचार को साझा किया जाए और एक फिर संकल्प आजसू की तरफ से लिया जाए और उस पर काम किया जाए। आज जो ये पूरा कार्यक्रम था, ये झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा था। ये इसकी घोषणा पहले से ही कर दी गई थी और कहा गया था कि जो झारखंड के बेरोजगार युवा हैं उसका बायोडाटा जो है आजसू जमा करेगी और जब सरकार आएगी तो सरकार सबसे पहले नौकरी देगी। आज जो देखिए सुदेश महतो का जो भाषण था और ये जो झारखंड नव निर्माण संकल्प सभा के जरिए जो बातें कही गई वो बहुत फैक्टफुली बात कही गई है, तथ्य के आधार पर बात की गई है। आप जैसे जिक्र मैया योजना की कर रहे हैं, उस मैया योजना को भी पर भी सुदेश महतो ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए आज क्या है कि 1000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है, लेकिन स्थिति क्या है, जब सरकार में ये लोग आ रहे थे तब बोले थे कि ये महिलाओं को चूल्हा का खर्च देंगे, प्रत्येक महिला को 2000 रुपये देंगे जी। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 5 साल में 1,20,000 रुपये हर एक महिला को जो है मिल जाता, लेकिन वो पैसा तो दिया नहीं गया। अब उसकी भरपाई करने के लिए चुनाव से पहले 1000 रुपये दिया जा रहा है जी। अब रही बात युवाओं की, तो युवाओं को कहा गया था कि अगर नौकरी रोजगार नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर 5 साल तक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिलता तो प्रत्येक युवा को 4,20,000 रुपये 5 लाख में मिल जाता, लेकिन वो मिले नहीं। अब जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर एक मंच से गिनाते हैं कि नौकरी को लेकर विपक्ष हमें घेर रहा है, लेकिन वो बताते हैं कि कौन कौन सी परीक्षाएं हुई, वो बिल्कुल सही बोलते हैं। लेकिन जो परीक्षाएं हुई, जो रिजल्ट आया, जो नियुक्ति पत्र दिया गया, उसकी संख्या बहुत कम है और आजसू ने उस आंकड़े को कलेक्ट किया है और सुदेश महतो ने जो बताया उसके अनुसार जेपीएससी के जरिए अब तक सिर्फ 1033 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और जेएसएससी के जरिए 10,041 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है। मतलब अगर सरकार के 5 साल में नियुक्ति पत्र, जो दो ही एजेंसी है जिसके जरिए नियुक्ति होती है, परमानेंट नियुक्ति जिसे कहते हैं, उसमें करीब 11,000 के आसपास ये नियुक्ति सरकार ने दी है, सरकारी नियुक्ति दी गई है। मतलब और उन्होंने एक आंकड़ा साझा किया है कि आखिर झारखंड में कितने बेरोजगार हैं और कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो नौकरी के प्रयास कर रहे हैं और नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने एक डाटा साझा करते हुए बताया कि करीब 5 लाख लोग बेरोजगार हैं। सरकार ने वादा किया था कि हर एक साल जो है हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। अगर वो देते तो शायद ये आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता। ये जो श्रम नियोजन विभाग का पोर्टल है उसमें भी जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं उनकी संख्या कितनी है जाकर देखी जा सकती है। तो ये मतलब बता रहे हैं मात्र 5 लाख लोग ही बेरोजगार हैं झारखंड में। 5 लाख लोग बेरोजगार नहीं है, 5 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं, वो हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमको नौकरी मिल जाए। अभी पिछले दिनों जो आंकड़ा आया था, जो श्रम नियोजन विभाग का पोर्टल था, जो रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं वो करीब 7 लाख से ऊपर हैं जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आजसू ने इस आंकड़े को थोड़ा तोड़ कर बताया है कि किस तरह से जो 4 करोड़ आबादी है उसमें से 1 करोड़ कितने लोग बेरोजगार हैं और कितने लोग सरकारी नौकरी के इच्छुक हैं। सुदेश महतो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, बल्कि ये समाज में आज इज्जत, प्रतिष्ठा और सम्मान की बात हो गई है और यही गारंटी है और यही वजह है कि लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो अन्नदाता हैं, जो लोग हैं, परिवार हैं, उनकी जो मासिक आय है वो सिर्फ 4500 रुपये है और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो झारखंड जो खनिज संपदा से इतना भरपूर है, है अन्नदाता का कि सालाना है, ये मासिक आय इसमें जो बताया गया है, जो सुदेश महतो ने बताया है, ये मासिक आय है, ये 4800 रुपये है, ये उन्होंने बताया। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि आखिर स्थिति क्या है और यही वजह है कि युवाओं को गोलबंद करके, आप देखिए तो फिर सालाना हो जाएगा। अगर हेमंत सोरेन से 60,000 अगर आप देखिए हेमंत सोरेन के कामकाज या फिर अभी जो कैबिनेट की बैठकों से जो लगातार एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं, तो उसमें कुल मिलाकर माना जा रहा है कि युवा ही जो है अब नाराज हैं
क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी भत्ता का वादा किया गया था वो नहीं मिला। और यही वजह है कि युवाओं को पकड़कर, चाहे वो बीजेपी हो या फिर आजसू हो, वो चुनावी मैदान में जाना चाहती है। और आजसू ने आज शंखनाद कर दिया है और बता दिया है कि किस तरह युवा उनके साथ हैं और युवाओं के मुद्दे के साथ आजसू खड़ी है। बिल्कुल युवाओं के मुद्दे के साथ आजसू खड़ी है और विपक्ष हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा नज़र आता है और नज़र आना भी चाहिए जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठा हुआ है या फिर नाउम्मीद हो बैठा है। पांडे जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद हैं गिरिडीह से, आजसू पार्टी के एकमात्र सांसद, एनडीए फोल्डर के तहत चुनाव लड़े, जीते भी, वो बोल रहे हैं कि भाई सरकार आते ही सबसे पहले युवाओं को नौकरी देंगे। आजसू गिना रही है कि भाई 5 लाख लोग नौकरी चाहते हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि आज सरकार में अगर हम आए, मौका मिला, आंकड़ा हमारे पास मिला तो हम सबको नौकरी जो है आते ही युवाओं को दे देंगे। तो क्या 5 लाख नौकरी है संभव कि दे दिया जाए? नहीं, झारखंड में अभी तक 2,87,000 ही पद खाली हैं और उन 2,87,000 पद पे जब तक नया पद सृजन नहीं किया जाएगा तब तक बाकी सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है लोगों को। तो 2,87,000 पद पे वैकेंसी निकाला जा सकता है किसी भी सरकार के द्वारा। ये कह रहे हैं कि हर रोज वैसे 5 लाख लोग सड़क पर निकलते हैं नौकरी की तलाश में और जब वो शाम को घर जाते हैं तो उनके पास कुछ नहीं रहता। नौकरी को सरकार सिर्फ पैसा समझ रही है, इसी वजह से शायद वह स्वरोजगार की सुअर पालन, मुर्गी पालन की बात कर रही है, जबकि नौकरी सिर्फ पैसा नहीं है। नौकरी एक समाज में प्रतिष्ठा है, एक विश्वास है, पहचान है। इस तरीके से बातें की जा रही है। उन्होंने कहा कि हर किसान का जो आय है, एक परिवार, किसान परिवार का, वो लगभग 4800 रुपये महीने का है, मतलब 33 रुपये प्रतिदिन पे वो गुजारा भत्ता कर रहे हैं। तो किसानों की आय दुगनी करने का वादा तो बीजेपी का था। तो क्या ये बताना चाहिए कि 4800 अब हुआ है या इससे पहले मतलब उनका 2400 ही रुपया था? 33 रुपये प्रतिदिन अगर एक आदमी का अगर ये है, एक परिवार का तो उसमें मतलब 5 × 5 कर रहे हैं, एक परिवार में 5 लोगों को जोड़ परिवार में औसतन, क्योंकि 33 रुपये प्रतिदिन है तो महीने का 990 रुपया हुआ मात्र। एक दिन का 33 रुपये है इनकम, तो 30 दिन का 990 रुपया हुआ। और इंटू 48 कर लीजिए, इंटू 12 कर लीजिए, इंटू 12 करने पे आ जाता है 11,880। इनका कुछ आंकड़ा जो है उसमें मिसमैच है। क्या लिखा हुआ है इसमें, आप बोलते रहिए। मैं उनका ये कहना है कि औसतन एक परिवार मतलब 33 रुपया में किसान खा रहा है, कमा रहा है, उसको क्या मिल रहा है? वो अच्छा नहीं, वो परिवार और प्रति व्यक्ति को जो है अलग करके वो बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति का सिर्फ आमदनी देखा जाए तो वो मात्र 33 रुपया है और परिवार का 48। परिवार में तो 5 लोगों को मिनिमम जोड़ करके चला ही जाता है। हाँ, तो 4800 रुपये। तो बोल रहे ऐसा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार इसी को नहीं है कि सिर्फ युवाओं को ठगा, बोले हर मोर्चे पर ठगाई हुई और अब इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उन्होंने कहा कि झारखंडियों को 75% आरक्षण की बात कही गई, कहाँ है? उन्होंने कहा कि 25 करोड़ तक का जो टेंडर था वो लोकल का देने का वादा था, उसका डाटा निकाल के सरकार सार्वजनिक करे कि इतने लोकल को टेंडर मिला। तो वो चीज़ें हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि ये जो मैया योजना है दरअसल चुनावी भत्ता है सरकार का, बेरोजगारी भत्ता तो दे नहीं पाई सरकार, इस वजह से चुनावी भत्ता दे रही है और ये इसी के सहारे चुनाव में आने चाह रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि विश्वसनीयता पूर्व के काम पर और किए गए वादों पर होगा। हमारी सरकार या हमारी जब से भागीदारी रही, झारखंड में महिलाओं को हमने सशक्त किया। पहली बार 50% आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, इलेक्शन में आरक्षण पंचायतों में दिया जी। हमने विकास किया। आज हमको अगर जीडीपी सिर्फ दिखा के किया जाएगा कि हम विकास दर देखिए, तो हम नौकरी का दर देखेंगे। अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी सिर्फ हम विकास दर नहीं दिखाएंगे, हमने नौकरी का दर दिखाएंगे कि इतना नौकरी हमने जनरेट किया और इससे ये हुआ।
इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं और ये जो उसकी आप भी लूट बोल है। रहे हैं कि 2,87,000 कितने रिक्त पद हैं जो 2,87,000। 2,87,000, तो ये तो 11 के जनसंख्या के मुताबिक जो चीज़ें चाहिए होंगी अलग अलग सेक्शन में उसके मुताबिक होगा। अभी और डिटेलिंग होगा तो सीटें बढ़ेंगी भी। नहीं, वो तो पोस्ट क्रिएट करना पड़ता है। हाँ। अभी तक सरकार में जो पोस्ट क्रिएटेड है वो इतने ही हैं। जैसे पहले थाना नया नहीं था, थाना नया बना तो वहाँ पे पोस्ट क्रिएट हुआ, हॉस्पिटल नया बना तो वहाँ पोस्ट क्रिएट हुआ। पहले थाना अपग्रेड हुआ, पहले दरोगा रहते थे थाना प्रभारी, अब कई थानों में जो अपग्रेड हो गए वो इंस्पेक्टर हो गए। तो पहले 1-4 का बल रहता था कि मतलब 1 हवलदार और 4 सिपाही, तो अब उसको बढ़ाया गया या घटाया गया। उस अनुसार से सरकार जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती है और नया सृजित होता है, खासकर सरकारें उस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देती है कि स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए थाने का या ब्लॉक का। आज जाके देखिए तो जो 84 में ब्लॉक में जितने स्टाफ थे 1984 में, आज भी उतने ही स्टाफ आपको मिलेंगे। या झारखंड गठन के समय जितने स्टाफ थे ब्लॉक में आज भी उतने ही मिलेंगे। हो सकता है उसमें कई एक रिटायर भी कर गए होंगे। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि सरकारों ने कई बार तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, क्योंकि आउटसोर्सिंग में एक तरीका होता है कि कोई भी नियम को पालन नहीं करना पड़ता है, एक ये लेंदी प्रोसेस होता है। आपको याद होगा कि जब बाबूलाल मरांडी भी झारखंड के सीएम बने तो उस समय टीचर की भी प्रक्रिया इतनी जटिल थी कि उन्होंने ग्राम सभा को दे दिया। लेकिन ग्राम सभा तो परमानेंट नियुक्ति नहीं कर सकता, तो उन्होंने पारा टीचर का कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि बाद में इनको मर्जर कर लेंगे। कई जगह उन्होंने प्राथमिकताएं क्या दी, वो पारा टीचर की समस्या अब तक बनी हुई है। हाँ, और इसका लास्ट में सारे राज्यों ने अडॉप्ट किया इसको। तो उसी तरीके से सरकार जो कहती है, अब सुदेश जी या बीजेपी के लोग हिमंता कह रहे हैं कि आप शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना की तुलना मैया योजना से नहीं कर सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकते, वो भी चुनाव के पहले लाए थे, ये भी चुनाव के पहले हाँ, लाए। बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं विश्वसनीयता का सवाल है, क्रेडिबिलिटी। हेमंत सोरेन की कोई भी योजना, कल्याणकारी योजना धरातल पर नहीं उतरी। उन्होंने मुफ्त राशन का वादा किया, बोला कितने लोगों को मिल रहा है। पेंशन फॉर ऑल कहा, आज पेंशन कितने महीने से नहीं मिल रहा है। उन्होंने डीजल और पेट्रोल में सब्सिडी की बात की, पेट्रोल के लिए 250 रुपये, उसको कितना लाभ मिला। तो बोल रहे इस वजह से जब ये सारी योजनाएं फेल हो, कुल मिलाकर के ये जो मैंने जो लाइन लिखा है कैप्शन में कि नीति, नियत और विश्वसनीयता, जो आजसू पार्टी का प्रेस रिलीज में भी इस शब्द का मेंशन है और शिवराज सिंह चौहान भी उठा रहे हैं। लेकिन आप इत्तेफाक ही देख लीजिए, इसको ऐसे जोड़ा जाए कि कल हेमंत सोरेन जो है सहायक पुलिसकर्मियों का जब मांग मान लिया गया और वो लोग सीएम हाउस पहुँचे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करने सीएम का, तो उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान का जो कि मैं ही कैप्शन लिख रहा था, तो उस बयान में उन्होंने कहा कि भाई हेमंत सोरेन का यह बयान है कि मेरे पास दिल है जो धड़कता भी है और उसमें संवेदनाएं भी हैं। आगे वो बोलते हैं कि मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने सब कुछ कर दिया है, लेकिन मेरी मंशा स्पष्ट है। और अब देखिए कि आज उसी मंशा पे सवाल बीजेपी भी उठा रही है और आजसू पार्टी ने भी उठाया। तो क्या वाकई में हेमंत सोरेन जो अपनी बात कह रहे हैं और एनडीए यानी कि बीजेपी और आजसू जो बात कह रहा है, एक तरफ ये दो पहलू है। ये भी सच है कि जो वादे किए गए 2019 में 5 साल तक मैक्सिमम वादों पे काम नहीं हुआ, सिर्फ बातें होते रही। लेकिन आखिरी वक्त में जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो बैटिंग कर रहे हैं और उस पर अब बीजेपी का यह बयान कि भाई आखिरी समय में तो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ वोट के लिए कर रहे हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? तब जबकि जब आप यह बोल रहे होते हैं तब भी आप भी वही वोट के लिए ही बयान दे रहे होते हैं। देखिए, दरअसल जो भी जेएमएम ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी और जो चुनाव में भाषणों में हेमंत सोरेन ने लोगों को कहा था, वादा किया था, बीजेपी उनको गिना रही है जो वो पूरे नहीं कर पाए और हेमंत सोरेन वो गिना रहे हैं जो वो कर लिए या कर रहे हैं। हाँ, तो दोनों की विश्वसनीयता का सवाल जो है, अब जनता एक ही पैमाने पे है। सेब को तोलना है संतरे से, अब जनता को ये काम है। बीजेपी कह रही है देखिए सेब नहीं दिए, ये बोले थे। हेमंत सोरेन कह रहे देखिए हमने संतरा पहली बार खिलाया है किसी को। तो अब इसकी तुलना करना है कि सेब देकर सेब ना देना
ये ज़्यादा अविश्वसनीय है या पहली बार संतरा देना या अविश्वसनीय है, तो ये जनता तय करेगी। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो हेमंत सोरेन बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा कि हम सबको साड़ी धोती देंगे। बोल रहे बहुत अच्छा काम किया हेमंत जी ने। बोले लेकिन साड़ी और धोती का क्वालिटी भी तो देख लें, क्या जिनको मिला वो पहन पा रहे हैं 1-2 महीने के बाद? वो गाड़ी पोंछने वाला कपड़ा से भी खराब है। बोल रहे ये विश्वसनीयता का सवाल है। नहीं ठीक है, ये विपक्ष के का जो सवाल है पांडे जी, ये अच्छी बात है कि सवाल पूछना भी चाहिए क्वालिटी पे, लेकिन इसको आप ऐसे देखिए कि इंडिया अलायंस के लोग जो है यही करते करते रह गए और पीएम मोदी से लड़ाई में जैसे भी सरकार बनी, लेकिन ये लोग पीछे रह गए। इनका क्या सवाल रहता था कि शौचालय तो बनाया, पानी नहीं है, सिलेंडर दिया लेकिन महंगा है। आप ये देखिए कि जिसको साड़ी मिल रहा है वो लोग क्वालिटी का छोड़ दीजिए, पहले तो उनको चाहिए कि भाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्वालिटी एक सवाल है, सरकार को उस पर काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो इन सवालों में घिरा हुआ है, क्या आपको ये नहीं लगता है कि इससे अलग इतर जा करके कोई एक मुद्दा पकड़ना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे, जो बाबूलाल मरांडी ने एक प्रयास भी शुरू किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद होगा जिसमें उन्होंने कहा कि भाई प्रखंड लेवल तक के स्तर से जो है हम सुझावों को लेकर के अपने घोषणा पत्र में जगह देंगे। तो वो जो सुझाव आ रहे हैं घोषणा पत्र में तो जगह मिलेगा ही, लेकिन उन सुझावों को तो मुद्दा भी बनाया जा सकता है। उन सुझावों को मुद्दा बनाया जा सकता है, पर जब प्रदेश स्तर के नेता जाते हैं तो वो ऐसा नहीं कह सकते ना। अगर प्रखंड में कोई सुझाव आएगा मैनिफेस्टो में, तो वहाँ के अधिकतर सुझाव जो मतलब मुझ तक आ रही है छनकर कि यहाँ पुल नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, ये सब आ रही है सुझाव। जनता कोई ऐसी पॉलिसी मैटर पे नहीं बोल रही है। वो बुद्धिजीवी जो कुछ हैं वो लोग अपना लेटर भेज रहे हैं बीजेपी के पास। जैसे मान लीजिए चैम्बर के लोग जुड़े हुए हैं या फिर कोई इकोनॉमिस्ट है, दारू व्यापारी संघ या टीचर व्यापारी संघ या पारा टीचर, इस तरीके के लोग। टीचर व्यापारी संघ नहीं, मतलब अलग शिक्षक संघ, व्यापारी संघ, हर कोई इस तरीके से जो मैनिफेस्टो भेज रहा है उसमें पॉलिसी की बात है। जो गांव वाले अधिकतर भेज रहे हैं वो अपनी समस्या भेज रहे हैं कि भाई यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ ये नहीं है। वो हो सकता है कि डाटा अगर सरकार यूज़ करे तो 5 साल के टर्म में कहाँ पहले क्या बनाना है, पहले सड़क बनाना है या पहले पुल बनाना है या पहले, वो उस अनुसार से उसको सेग्रीगेट कर सकती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि बीजेपी इन योजनाओं के पीछे मंशा पे सवाल उठा रही है, भ्रष्टाचार का, नियत और विश्वसनीयता का सवाल उठा रही है। वो जैसे कह रहे हैं कि आप कमीशन लिए इस वजह से ये सड़ा कपड़ा मिला। आप इनको जितना पे कर रहे हैं कंपनी को, उतना आप डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट भेज देते, वो लोग खरीद लेते साड़ी और रहती। तो उसी तरीके से, लेकिन वाकई में ऐसे अगर आप भ्रष्टाचार सिर्फ कहेंगे तो जनता बहुत ज़्यादा एड्रेस नहीं करती है। भ्रष्टाचार का मुद्दा लोग बोलते हैं, कमेंट भी करेंगे जो सुनेंगे, भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश में कुछ काम नहीं करता है और कैमरा पे बोलने में बहुत मैं संकोच भी नहीं करता हूँ। भ्रष्टाचार का मुद्दा रहता तो आप पूरे देश भर की राजनीति में देख लीजिए कि क्या कौन नेता और किस तरीके से राजनीति हो रही है। सनी, मेरा सवाल ये है कि नियत और विश्वसनीयता को अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए रहने देते हैं, चूँकि हेमंत सोरेन भी बीजेपी के ऊपर नियत और विश्वसनीयता का सवाल उठाते हैं, बीजेपी और आजसू भी सवाल उठा रही है हेमंत सोरेन पर। अब आते हैं बात नीति पर, जिसको लेकर के पूरा झारखंड जो है फंसा हुआ है। नीति चाहे वो स्थानीयता का हो, नियोजन का हो, ये ऐसे सवाल हैं कि 23 सालों का सफ़र के बाद जो है 24वें साल का भी अब एंडिंग होने जा रहा है, नीति स्पष्ट नहीं हो पाया है। हेमंत सोरेन भी नीति स्पष्ट नहीं कर पाए। 24वें साल आप चुनाव में जाने वाले हैं। क्या ये वाकई में नियत और विश्वसनीयता से ज़्यादा नीति का सवाल इस स्टेट में है जिस पे बातचीत करनी चाहिए विपक्ष को? बिल्कुल नीति का ही सवाल है और इसकी ही मांग को लेकर अभी हाल के दिनों में
झारखंडियत की जो लड़ाई शुरू हुई है, चाहे आजसू हो या कोई क्षेत्रीय दल इसे लेकर सवाल उठाते रहा है, तो वो नीति बनाने को लेकर ही हुआ है। आप देखिए कि पिछले दिनों भी जो कैबिनेट से पास हुआ, फिर विधानसभा से पास हुआ कि अब 1932 खतियान के आधार पर जो है स्थानीय नीति बनेगी। पहला सवाल तो यही है कि भाई यहाँ कुछ करना है, लोकल के लिए करना है, तो पहले तो लोकल को ठीक से परिभाषित कर लिया जाए क्योंकि पिछली सरकार आई तो वो 85 के हिसाब से लोकल को परिभाषित की, फिर ये सरकार आई तो ये मैट्रिक इंटर को आधार बनाकर पहले हुआ, फिर उसको भी कैंसिल कर दिया गया। अब जो कहा जाता है कि ऑफ एंड फॉर ऑल हो गया है 60-40 वाली स्थानीय नीति, तो एक नीति स्पष्ट नहीं है। और मुझे लगता है कि इसकी कोशिश बहुत की गई कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर और सभी जो है अपने स्तर से इस पर प्रयास करें कि आखिर क्या कुछ हो सकता है, लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी ये नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि नीति ही फंसी हुई है, और यही वजह है कि जब नीति नहीं बन पा रही है तो इसी के पीछे का नीयत सबका पता चल पा रहा है कि सबकी नीयत जो है वो एक जैसी नहीं है। कोई बहुत बाएं से निकल जाना चाहते हैं, कोई दाएं से निकल जाना चाहते हैं, कोई सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर इस मसले पर न खड़ा होकर बोल पा रहा है, न बोलने की स्थिति में है। चुनाव के पहले कोई कुछ बोल दे, चुनाव के बाद फिर कोई कुछ बोलने की स्थिति में रहेगा। और मुझे लगता है कि सही सवाल आजसू की तरफ से उठाया गया है कि नीति, नियत और विश्वसनीयता, अगर इतनी जो भारी भरकम शब्दावली है इस पर फोकस करके सचमुच में काम किया जाए तो मुझे लगता है कि ज़रूर झारखंड के लिए ही बेहद अच्छा होगा। नहीं, आप जो एक पहलू बोल रहे हैं कि नीति को लेकर के ज़्यादातर लोगों का एक राय नहीं है और एक मत नहीं हो पाने की वजह से जो है ये स्थिति है, लेकिन दूसरा पहलू इसका ये है कि इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग एक मत ही हैं, क्योंकि नीति को लेकर के स्पष्टता नहीं है। सब लोग चाहते हैं कि भाई नीति को लेकर के विवाद चलते रहे या फिर उलझा रहे, कुछ स्पष्ट ही नहीं हो पाए। नहीं, देखिए जैसे कि विधानसभा के अंदर ही जब वोटिंग हुआ 1932 को लेकर, तो उसमें तो ऐसा लगा कि सब एक साथ हैं, और लेकिन वो गवर्नर के पास आया तो उसके बाद वहाँ रुक गया। तो वो जो अब सेंट्रल तक जाना है तो फिर बीजेपी की तरफ से ये कहा जाने लगा कि अगर हेमंत सोरेन की नीयत साफ होती तो यहीं से वो नीति बना देते। तो लेकिन अब नीति ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल से बने ताकि बाद में कोई कोर्ट कचहरी का मामला नहीं हो। तो इन दोनों के बीच जो है ये पछड़ा फंसा है, और ये सिर्फ एक नीति की बात है, इसके अलावा कई और नीति हैं जिसे बनाकर मुद्दा है ओबीसी और SC ST का जो आरक्षण जो बढ़ाया गया, इसके अलावा भी और कई हैं। अभी हाल में ही देखिए जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि शेष जो है यहाँ के खनिज संपदा पर किस तरह से लगाकर सरकार फ़ायदा ले सकती है, उस हिसाब से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी वो तो स्पष्ट हो गया है। तो उस हिसाब से स्पष्ट नीति अगर रहे तो फिर ज़रूर फ़ायदा होगा। देखिए पांडे जी, आपको क्या लग रहा है, ये जो नियत और विश्वसनीयता का सवाल तो नेताओं पे पिछले 70-75 साल से लग रहा है, आगे भी लगते रहेगा, और 70-75 साल से जो है हर बार सिर्फ इसलिए ही चुनाव होता है ताकि जो है विकास कार्य आगे बढ़े, लोगों का जो विकास है वो हो सके। लेकिन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब हम लोग देख और पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये झारखंड गठन के बाद ये जो मसला नीति को लेकर के है वो क्यों अब तक उलझा रह रहा है? अगर आजसू पार्टी सवाल उठा रही है, बीजेपी सवाल उठा रही है, या फिर हेमंत सोरेन यह कहते हैं कि बीजेपी के लोग नहीं करने दे रहे हैं, तो ये अब तक तो बीजेपी और आजसू ने भी सरकारें चलाई यहाँ पे, हेमंत सोरेन अभी भी चला रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है? नीति को लेकर के इतनी मतलब गैर क्या बोलेंगे इसको कि मतलब गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्यों ये काम हो रही है यहाँ पे? देखिए, समझना होगा आपको, थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा प्रेजेंट, और तब नीति क्लियर हो जाएगी और नीयत भी। जब झारखंड अलग हुआ तब हुआ कि झारखंडी कौन की परिभाषा क्या किया जाए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जो बिहार में है उसको कर दिया जाए, वहाँ बिहार के जगह झारखंड और रांची, पटना के जगह रांची कर दिया जाए। लेकिन ये एक शब्द निकल गया 1932। कहाँ से निकला, कौन निकला? इसके जनक थे बंधु तिर्की। 1932 क्या है? क्या फर्स्ट सर्वे है? नहीं है। क्या लास्ट सर्वे है? नहीं है। 1932 कहाँ से आया? दरअसल बिहार में ये हुआ था कि लास्ट सर्वे को ही स्थानीयता का आधार माना जाएगा।
ठीक। और स्थानीयता के लिए वो उन्होंने 100% रिजर्वेशन नहीं किया था, पर कुछ एक बहालियों में उनका 100% रिजर्वेशन था। लेकिन क्या हुआ, तब तक कोई उस पर सवाल ही नहीं उठाया, वो मामला कोर्ट तक गया ही नहीं। ठीक है, तो मतलब जैसे हमारे दादा और परदादा के समय में बाल विवाह होता था और ये सामान्य चीजें थी, समाज के लोग पार्टिसिपेट कर, हाँ, तो उसी तरीके से बिहार में हुआ। जब इस बार झारखंड में आवाज बुलंद हुई कि बिहार में जब स्थानीय लोगों के लिए 100% आरक्षण है टीचर में, तो झारखंड में क्यों नहीं हो सकता। नीतीश कुमार ने इस चीज़ को सुना, एड्रेस किया, और इसी वजह से उन्होंने वहाँ का वो नीति चेंज किया, जिसको लेकर बहुत हंगामा हुआ बिहार में। ओपन कर दिया। हाँ, उन्होंने ओपन किया और इसके लिए हंगामा हुआ। अब वहाँ था लास्ट सर्वे। अब लास्ट सर्वे जो वहाँ पे हुआ था वो दरअसल उन लोगों का है कि 32 में, जैसा बंधु तिर्की का, लेकिन मेरी जानकारी में है 82 हुआ था। और आज भी वो सर्वे का काम झारखंड में भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। रघुवर दास ने इसी को आधार बना के 85 बनाया दिया था। ठीक है, पर उन पे ये इल्ज़ाम लगा कि आप 15 साल पहले काल्पनिक तरीके से चले गए। तो बाबूलाल मरांडी ने जब इस बात की घोषणा की तो डोमिसाइल को लेकर पूरा हंगामा हुआ, और वो कोर्ट में सस्टेन नहीं कर पाया, टिका नहीं, वो गिर गया। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था, टोटल 11 या 14 बिंदुओं पर सरकार से जवाब मांगा था कि स्थानीयता परिभाषित करने के लिए कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती। आप अगर 1932 को आधार बनाएंगे या खतियान को आधार बनाएंगे तो लैंड जिनके पास उस समय में नहीं था, जिनका खतियान में नाम नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने ये कहा था कि जिसको ग्राम सभा आइडेंटिफाई कर देगी कि इनके पूर्वज युगों से यहाँ रह रहे हैं, हम उनको स्थानीयता मान लेंगे। तो ये सब प्रावधान तो ये जो अभी हालिया जो विधानसभा से जो हेमंत सोरेन की सरकार ने पारित किया स्थानीयता की नीति, उसमें भी ये सब मेंशन था नहीं। अब आप इस बात को समझिए, इसमें सिर्फ ये जो नियोजन जोड़ दिया गया 100% उसको लेकर के लौटाया गया। इसमें धीरे धीरे बोल रहा हूँ ताकि जो दर्शक हैं उनको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद बाबूलाल ने रिजर्वेशन को बढ़ा के 72% तक किया अपने समय में, वो भी हाई कोर्ट में सस्टेन नहीं किया। हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि दिस इज नॉट सस्टेनेबल, उन्होंने कहा कि आंध्र में इस तरीके का एक मामला चल रहा है जो आंध्र की सरकार ने गलत दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी तक फैसला नहीं आया। जब तक आता नहीं है 50% से ऊपर रिजर्वेशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और यही वजह है कि बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया गया है। हालांकि आरजेडी जो वहाँ विपक्ष की पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। और दूसरी बात की वो लोग मांग कर रहे हैं कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए, जैसे कि यहाँ पे अब आ रहे धीरे-धीरे, नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी के लोग मांग कर रहे हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार ने एकाध स्टेट का जो डिमांड था उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया था। 9वीं अनुसूची क्या होता है? दरअसल 9वीं अनुसूची में कोई भी कानून डालने के बाद उसकी अदालती समीक्षा नहीं की जा सकती, वो संसद के पास सिर्फ अधिकार है। तो लेकिन उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा तो उसने कहा इस बात को कि सरकारें कुछ भी नियम बना के अगर 9वीं अनुसूची में डाल देगी तो ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा नहीं करेगा। तो एक टाइम लिमिट हुआ, मुझे याद नहीं है, शायद 84 के बाद से या 94 के बाद से कोई भी अब अगर 9वीं अनुसूची में डाला भी जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा नियम, तो उसकी समीक्षा कोर्ट कर सकता है। हेमंत सोरेन जब इस बात को जानते थे कि जो हम ले आ रहे हैं वो दरअसल मैंने उस समय भी कहा था कि सरकार पॉलिटिकली राइट और लीगली रॉन्ग है, लेकिन वो पॉलिटिकली राइट होना चाहती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक स्थानीयता का परिभाषा लाया। पहले रघुवर जी भी 85 ले आए क्योंकि वो चाहते थे कि जो मैटर यहाँ पे सुलझा नहीं है उसको हम सुलझा लें। तो 85 में लाया उन्होंने। 13 और 11 जिला का जो 5वीं अनुसूची के जिले हैं और जो उसको अलग किया, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। उस नीति को खारिज नहीं किया, लड़कों ने विरोध किया कि क्यों ओपन फॉर ऑल रहेगा, इतना जिला और 11 जिला क्यों रहेगा। तो उन्होंने अमर बावरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई।
उस बावरी कमेटी ने सभी राजनीतिक दलों से राय शुमारी की, पर कई राजनीतिक दलों ने उसमें अपना कोई मंतव्य नहीं दिया। एकमात्र आजसू पार्टी ने लिखित कहा था कि ये होना चाहिए, उनके अनुसार उन्होंने खतियान कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 24 जिला रिजर्व हो गया, लेकिन सोनी कुमारी का मामला जैसे ही अदालत में पहुंचा, बोला गया 100% रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने इस बात को कहा। अब फिर मामला लटक गया। तब हेमंत सोरेन की जब सरकार आई तो उन्होंने जो पुरानी पॉलिसी थी उसको खारिज किया। उसके चलते 6 जो परीक्षाएं थी वो रद्द हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसको फिल्टर कुछ लगाया जाए जिसके चलते यहाँ के बच्चे ही ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। तो उन्होंने क्या किया, रीजनल लैंग्वेज का, जिसको लेकर जेबी केसेस का एक तरीके से उदय हो गया। तो रीजनल लैंग्वेज में उन्होंने, लेकिन मधु कोड़ा की सरकार थी और बंधु तिर्की मिनिस्टर थे, तब रीजनल लैंग्वेजेस का बात उठा था और उसमें भोजपुरी या मगही या जो इस तरीके की भाषाएं डाली गई थी। हाई कोर्ट ने में जब ये मामला गया तो हाई कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि आपने आकलन तो किया ही नहीं कि कहाँ कौन सी भाषाएं बोली जा रही है। और दूसरी बात, हिंदी नहीं रहेगा, इंग्लिश नहीं रहेगा, संस्कृत नहीं रहेगा, तो उसको ऐड कर लिया गया। अब वो हुआ तो अभी क्या हुआ कि जो रघुवर दास ने बनाया था नीति वो खत्म हो गया, जो हेमंत जी ने बनाया था वो नीति खत्म हो गया। तो अब इसीलिए अब क्या है कि कोई नीति नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास कोई नीति नहीं है तो कोई भी वैकेंसी में कोई भी भर सकता है, लेकिन रिजर्वेशन है चूंकि 50% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस का 10%। तो इसी के लिए 60 और 40 कहा जा रहा है। वो एक नारा चला। अब है सरना धर्म कोड। सरना धर्म कोड को समझिए, बीजेपी या आरएसएस इस बात को, बीजेपी दबी जुबान से कहती है और आरएसएस थोड़ा बुलंद आवाज से ये कहती है कि आदिवासी ही सनातन है, सनातन ही आदिवासी है, हम लोगों को तोड़िए नहीं। आदिवासियों को बीजेपी हिंदू मानती है और वो यही वजह है कि मैं इसको अलग से कैटेगराइज नहीं करना चाह रही है। लेकिन 1-1.5 साल पहले संभवतः मैं बाबूलाल मरांडी जी का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, झारखंड से प्रकाशित होने वाला एक बड़े अखबार में। उस अखबार में इंटरव्यू का जो शीर्षक था वो यही था कि चूंकि पूरे देश भर में तकरीबन 12 से 13 करोड़ ट्राइबल हैं, तो उसमें अगर 50% लोग भी अगर यह मांग उठाते हैं तो बाबूलाल मरांडी का उस समय का यह बयान था। अब चूंकि परिस्थितियां बदली है, अब इनका बयान क्या है वो लेटेस्ट जानना होगा, लेकिन उस समय का उनका यह बयान था कि अगर 12-13 करोड़ जो आबादी है पूरे देश भर में ट्राइबल्स की, अगर उसमें से 50% लोग भी अगर यह बोलते हैं कि हाँ उनको सरना धर्म कोड चाहिए, तो वो जो है आगे इस पर बात करेंगे। नहीं, वो अभी भी इस स्टैंड पे कायम है। लेकिन देखिए, सरना शब्द या सरना धर्म, ये पूरे राज्य में आप जाएंगे तो असम के ट्राइबल अलग हैं, मणिपुर के ट्राइबल अलग हैं, गुजरात के अलग हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, उड़ीसा के अलग हैं, झारखंड के अलग हैं। मुंडा ओरांव से ये नहीं करता, संथाल हो से नहीं करता। तो इस चीज़ को बोल रहे हैं कि अगर हम यूनिवर्सल करा दे तो कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं है। लेकिन ये झारखंड विधानसभा से मांग उठी है। अब दूसरे स्टेट से भी अगर इसी को, लेकिन हेमंत सोरेन की नीयत में उसमें खोट नहीं माना जा सकता, क्योंकि सरना ऑब्लिक ट्राइबल उन्होंने धर्म दिया है कि मतलब हमारे तरफ से सरना है, ट्राइबल का कोई एक अलग धर्म बना दीजिए आप, ऑब्लिक ट्राइबल धर्म। तो ट्राइबल गो का की क्या होगी, गणना अलग होगी, सब कुछ अलग होगा। इस वजह से अब बीजेपी कह रही है कि ये हेमंत सोरेन जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में अब कोई मामला जा नहीं सकता, उसकी समीक्षा हो जाएगी और पहले ही कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। तो इसी वजह से इन्होंने जानबूझ के ये कर दिया कि 9वीं अनुसूची में जाए। और बीजेपी वहां पे पॉलिटिकली राइट होनी चाहती थी, लीगली राइट होना चाहिए, नहीं पॉलिटिकली राइट होना चाहती थी, लीगली भले रॉन्ग रहे तो रहे। इसलिए उन्होंने विधानसभा में कहा हम भी इस बिल का समर्थन करते हैं, जो समर्थन वाली बात है। ठीक है,
अब इन दोनों के नियत, एक कह रहे हैं कि आप चाहते नहीं यहाँ के लोगों को मिले, इस वजह से आप 9वीं अनुसूची में नहीं भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जानबूझ के जानते हैं कि 9वीं अनुसूची में टिकेगा नहीं, इसलिए भेज रहे हैं। जो रघुवर दास एक संकल्प से स्थानीयता का परिभाषित कर दिया, नियोजन नीति का परिभाषित कर दिया, आप भी कर दीजिए। वो 85 किए थे, आपको जो मन में है वो कर दीजिए। तो ये अब दोनों के नियत पे सवाल है। अब दरअसल ये बात है कि सरकारें, कोई भी ओपन डिबेट तो होता नहीं, किसी एक मंच पर, या तो आप छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात, सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, खीरू महतो, कांग्रेस के केशव महतो, ये सब कोई ओपन माइंड आकर ये नहीं कह सकता कि हमारा ये है और हम इस बात में, हाँ ठीक है हम पॉलिटिकली अगर सही हैं फिर भी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये लीगली रॉन्ग है। ये लोग खुले मंच से एक बात को नहीं कह सकते। क्यों? मतलब सारे लोग कुल मिलाकर के आप ये बोल रहे हैं जनता जो लीगली समझ के बावजूद जो है पॉलिटिकली कैसे इनकैश किया जाए जनता के बीच में, उस पे फोकस्ड रहते हैं। और यही वजह है कि नीतियां जो है झारखंड में वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सनी, अब बिल्कुल फोकस होकर ही अगर काम किया गया होता तो फिर आज ये स्थिति नहीं होती। जो स्टेट इस पूरे देश में सबसे अधिक धनी माना जाता है खनिज संपदाओं के मामले में, मतलब और स्टेट में रहने वाले 48% झारखंड में है। और स्टेट में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति है, आज भी आप संथाल के इलाकों में चले जाइए, पहाड़ पर चले जाइए, सरांडा के इलाकों में चले जाइए, तो आपको झारखंड की जो ओरिजिनलिटी है, जो आज भी क्या स्थिति है वहाँ की, आप देख सकते हैं। अभी भी झारखंड में कई ऐसे मतलब जहाँ जहाँ खनिज है, जहाँ जहाँ मिनरल्स है, वहाँ मतलब वरदान की जगह अभिशाप के तौर पे हो गया है। पुनर्वासन की स्थिति क्या है, समस्या है, विस्थापन की क्या समस्या है? बिल्कुल, आप समझिए कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी झारखंड के में कई ऐसे जगह हैं जहाँ अभी भी विधायक सांसद ट्रांसफार्मर का उद्घाटन करते हैं। मतलब आप समझिए कि बिजली, पानी, सड़क जो मूलभूत सुविधा है वो भी अभी ठीक से नहीं पहुंची। आप गढ़वा का ही उदाहरण लीजिए, तो गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें इस 4.5 साल के दौरान 1700 से अधिक ट्रांसफार्मर लगे हैं। बताया जा रहा है कि आज़ादी के बाद से अब तक वहाँ बिजली ही नहीं थी। गढ़वा शहर में भी ट्रांसफार्मर जनरेटर का जो है वो बिजनेस चलता था। तो ये स्थिति है। अब स्थितियाँ धीरे धीरे जो सरकार अस्थायी तौर पे आ रही हैं वो धीरे धीरे बदलने की कोशिश हो रही है। एक तो है कि रघुवर दास से पहले जितनी सरकारें बनी वो अस्थायी तौर पे नहीं रही, सरकार आती रही जाती रही, कब कौन गिर जाए, कब कौन मुख्यमंत्री पद से हट जाए, कुर्सी बचाने में ही लोग लगे रहे। तो रघुवर दास आए, 5 साल सरकार चली। अभी हेमंत सोरेन जी आए हैं, 4.5 साल सरकार चली। लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि 4.5 साल में कितना नतीजा पुर गया। कोरोना आया, 2 साल चला गया, उसके बाद मेरी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, हमको भी जेल भेजा गया, जेल से बाहर आए, फिर काम किए। तो उस हिसाब से अस्थायी तौर पे काम नहीं हो पाया। तो मेन वही है कि जब तक एक जो विधानसभा के सीटों की संख्या है, उसकी संरचना है, वो भी बहुत मायने मुझे लगता है कि उस हिसाब से नहीं है जो यहाँ पर हमेशा पॉलिटिकल एक संतुलन बना के रख पाए, और वो संतुलन नहीं बन पा रहा है। और यही वजह है कि नीति, नियत, विश्वसनीयता, ये जो सवाल है ये खड़े हो रहे हैं। तो सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये सवाल कोई आज का सवाल नहीं है। जब से झारखंड का गठन हुआ है तब से सवाल तो ये घूमते ही रहता है, खास करके राजनीति में, सत्ता के गलियारों में, आम लोगों के बीच। और ना केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश भर में नेताओं की और सरकारों की नीयत पे, मंशा पे सवाल उठते रहा है। लेकिन झारखंड में जो एक ज़रूरी है, जिस पे मुझे लगता है कि चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, या जो अन्य दल हैं, लेफ्ट हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, एलजेपी हो, अब जो नया जो दल बना है जेएलकेएम, इन सारे दलों को और इन दलों के नेताओं को जो है एक मसले पे तो कम से कम नीयत और अपनी मंशा साफ रखनी ही चाहिए, और वो है नीति। नीति को लेकर के जो है स्पष्ट हो जाना चाहिए कि झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, यहाँ के युवाओं को नौकरियाँ कैसे मिलेंगी, यहाँ पे जो विस्थापन की जो समस्या है वो कैसे सुलझेगी, और यहाँ पे जो नए जो इन्वेस्टमेंट आएंगे वो कैसे आएंगे। इन सारे चीज़ों पे काम तो करना ही चाहिए। सवाल जो विपक्ष में होता है वो उठाते रहता है,
चुनाव सिर पे है। जाहिर सी बात है कि मुख्य विपक्षी पार्टी और जो एनडीए का जो अपना जो कुनबा है वो झारखंड में जो है अपनी ताकत जो है दिखाना शुरू कर चुका है, ताकत का प्रदर्शनी कर रहा है। और आजसू का युवा मोर्चा का जो आज इकाई है वो अपनी ताकत का प्रदर्शन ही कर रहा था, जहां पे सुदेश महतो ने इस तरीके के सवाल उठाए, जहां पे नीति, नियत और विश्वसनीयता को लेकर के हेमंत सोरेन पे सीधा हमला उन्होंने किया। शिवराज सिंह चौहान ने भी वही किया जो मैंने इंट्रो में बोला भी। तो कुल मिलाकर के एनडीए जो है हेमंत सोरेन को अविश्वसनीय बताने की जुगत में लग गई है। और सबसे जो प्रमुख चीज़ जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि जो सबसे नाराज वर्ग है वो युवा वर्ग है, और उस युवा को एनडीए अपने साथ जोड़ने की प्रयास में है। अब तक आप लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।